प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉक टेस्ट विथ विकास में। आज हम एनटीपीसी की मॉक टेस्ट संख्या 2 लगाएंगे। ऑलरेडी हमने पहला टेस्ट लगा चुका है। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए लिया गया है, जिसमें साइंस को विशेष ध्यान दिया गया है। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन से। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि एक से कम जो यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है? तो एक से कम यांत्रिक लाभ वाले लीवर में जो है फलक्रम यानी आलंब और लोड यानी भार के बीच इफोर्ट लगाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये जनरली थर्ड क्लास लीवर का जो है लीवर में ये चीज़ होता है। और ये इसका एग्जाम्पल जो है किसान का फल देखे होंगे वो इसका एग्जाम्पल है, मनुष्य का हाथ भी इसका एग्जाम्पल है, चिमटा भी इसका भी एक एग्जाम्पल है। तो ये थर्ड क्लास लीवर में देखने को मिलता है, जिसमें फलक्रम यानी आलंब और भार यानी लोड के बीच जो है इफोर्ट लगाया जाता है। इस प्रकार के लीवर में लीवर होता क्या है? तो ऐसा सरल मशीन होता है जिसकी सहायता से आप एक निश्चित बिंदु पर बल लगाकर उस कार्य को आसान कर सकते हैं, जिसको लीवर को हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, कोई पिन है जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाता है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी खिंचेगा? तो याद रखिए कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, अगर वो दर्पण पिन की तरफ 10 मीटर चलता है तो प्रतिबिंब जो है दुगनी तेजी से चलता है, यानी 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा कि हमेशा कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और भी चाल से चलता है तो दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब है वो 2 भी चाल से चलेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा कि समतल दर्पण अगर है और किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब इसमें देखना है तो याद रखिएगा व्यक्ति का जो भी लंबाई होगा उसका आधा लंबाई का ये दर्पण होना चाहिए। तो ये भी एक इसका नोट करके याद रखिएगा। तीसरा कंडीशन समतल दर्पण में ये होता है कि अगर आपतित किरण जो है अगर स्थिर रखी जाए और समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाएगा तो प्रतिबिंब जो है वो 2 थीटा कोण घूम जाता है। तो ये तीनों जो है नोट करके रूल याद रखिएगा जो कि समतल दर्पण के लिए उपयुक्त होता है। चौथा रूल भी याद रखिएगा, समतल दर्पण के लिए है। चौथा रूल बताता है कि प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो यदि समतल दर्पण में दो समतल दर्पण को अगर थीटा डिग्री कोण पे रखा जाता है तो उसमें बना प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे आप उसमें प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं, जिसमें अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ 90 डिग्री जब रखिएगा तो 360 बटा 90 और माइनस 1, 9 चौका 36 माइनस 1 यानी 3 गो प्रतिबिंब बनेगा जब दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ भी लेता है तो आप डायरेक्ट पूरा फार्मूला याद रखिएगा। 360 बटा थीटा माइनस 1 ये फार्मूला होता है प्रतिबिंब निकालने का। तो ये सभी नियम है समतल दर्पण का, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिफ्ट में किसी आदमी का भार कम हो जाता है वास्तविक भार से जब लिफ्ट जा रहा हो। कहाँ जा रहा हो? तो लिफ्ट याद रखिएगा किसी भी त्वरण से अगर नीचे जाएगा तो भार जो है वास्तविक भार से कम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जबकि किसी भी त्वरण से अगर ऊपर जाएगा तो याद रखिएगा उसका वास्तविक भार से ज़्यादा वो भार महसूस करेगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर एक समान याद रखिएगा एक समान त्वरण से ऊपर या नीचे जाएगा तो वो उसका जो है भार नियत रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी रंग का तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है, यानी कौन सा रंग का पूछा है। तो किस रंग का जो है तरंग लंबाई सर्वाधिक होगी? तो तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है तथा बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, याद करने का तरीका कैसे है? तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे बचपन में, नोट कर लीजिए। बै नी आ ह पी ना ला। ठीक है, ऐसे करके ये तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। ठीक है, जहाँ बैगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य, उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी, तब हरा, तब पीला, तब नारंगी और तब लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट कीजिएगा तो ये आपको दिखाएगा
स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, यानी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग बैंगनी का होता है, इसीलिए आपको आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और लाल का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो ऐसे जाएंगे जब लेफ्ट टू राइट तो आपका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये स्कैटरिंग बढ़ेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई के मान को निम्न में से कौन सा दर्शाता है। तो भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई के मान को इसमें से 36 किलोमीटर जो है ये 36,000 किलोमीटर ये दर्शाता है। भूस्थैतिक उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये ऐसी ऊंचाई होती है जहां पर पृथ्वी का घूर्णन काल इससे मेल खाता है, इसीलिए यहीं पर जो है आपका संचार उपग्रह देखने को मिलता है। समस्त पृथ्वी का जो है आपको अगर देखना हो तो कम से कम 3 जो है भूस्थैतिक उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है अगर समस्त पृथ्वी को कवर करना है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को कौन गैस अवशोषण कर लेता है। तो सूर्य से जो किरण आती है जिसमें अल्ट्रावायलेट किरण एक खराब किरण है मानव शरीर के लिए, इसको जो है ओजोन जो है अवशोषित कर लेता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्रेस्ट वोल्ट के थ्रेड का कौन सा पार्ट है। तो क्रेस्ट वोल्ट के थ्रेड का जो है सबसे ऊपर का पार्ट होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये जो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको मिलता है F बराबर ma। ठीक है, इसी से मिलता है। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो बल कहते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब कोई साइकिल सवार वृत्तीय पथ पर घूमता है तो वह क्या करेगा। तो साइकिल सवार जब भी वृत्तीय पथ में घूमेगा तो वो क्या होगा, अंदर की ओर झुक जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अनुसार जो है वो अंदर की ओर झुक जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने को संतुलन बनाने के लिए वो अंदर की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है वो 10 का पावर -6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, अब ये चूंकि मिलीमीटर में दिया है तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है 1000 मिलीमीटर। तो 10 का पावर -6 गुने 1000 मिलीमीटर कीजिएगा तो जब 3 जीरो इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3 मिलीमीटर। ठीक है, 10 का पावर -3 को जब लिखिएगा तो 1/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/1000 हो जाएगा। और जब 1000 को 1 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। यानी देख लेते हैं 0.001 मिलीमीटर कौन है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोन में कितना होता है 10 का पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि हाइपर माइक्रोपिया होता है उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसमें जनरली होता क्या है कि मायोपिया में निकट की वस्तु आपको दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। इसका मेनली कारण होता है कि लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी वो घट जाती है। याद रखिएगा, लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा, और फोकस दूरी जो है घट जाएगा, जिससे लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना में ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, जिसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल पे प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपको रेलवे के हर क्षेत्र में यानी हर एग्जाम में आपको ये साइंस के क्वेश्चन या जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। चलिए, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया था। तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो J.R. हिक्स के द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। J.R. हिक्स यानी जॉन रिचर्ड हिक्स के द्वारा ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके साथ ही याद रखिएगा ग्राहकों की मांग का सिद्धांत और व्यवसाय चक्र का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। इसमें जनरली होता क्या है कि आपूर्ति जो है वस्तुओं की बढ़ जाती है, जिससे मांग जो है वो कम हो जाता है। आप जानते हैं एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो जब भी आपूर्ति बढ़ेगा मार्केट में किसी भी वस्तु का तो मांग कम हो जाएगा और इसी के चलते कीमत भी उसकी कम हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको 2007 से 12 में देखने को मिलती है, मनमोहन सिंह सरकार में उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो इस समय आया था। और ये जो है प्रोफेसर सी रंगराजन समिति जो थी इसी के मॉडल पे आधारित थी। इसमें जनरली इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं अधिक समावेशी विकास दर, इसका मेनली उद्देश्य था। इसके साथ ही प्रथम सेकंड भी याद रखिएगा, पूछता है। प्रथम हेरोल्ड डोरर मॉडल और दूसरा महानवोलिस मॉडल पे आधारित थी। पांचवा पूछिए तो पांचवा जो है वो आपको डीपी धर मॉडल पे आधारित था, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, कह रहा है एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से था। तो एल के झा समिति का जो संबंध था ये अप्रत्यक्ष से रिलेटेड थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इन्हीं के सुझाव पे जो है, एल के झा समिति के सुझाव पे बैट जो है भारत में लगा था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कर तो वांचू समिति के सिफारिश पे ये हुआ था, वांचू समिति याद रखिएगा। बेरोजगारी ये भगवती समिति के सिफारिश पे, और भगवती समिति की सिफारिश की थी बेरोजगारी पे। बैंक सेवा सुधार जो है ये याद रखिएगा, गोई पोरिया समिति। तो ये सभी समितियां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राज चलैया समिति एक आता है, वो कर सुधार से है। और एक और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में कितने कंपनियां को महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान जो है इसमें महारत्न कंपनी कितनी है, तो 14 है, और नवरत्न कंपनी कितनी है, तो 24 है। तो इस सभी में कोनो नहीं होगा, काट दीजिए, 14 और 24। महारत्न जो 14वां कंपनी बना वो HAL बना, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये अभी हाल फिलहाल में 2024 में 14वां महारत्न कंपनी बना है। जबकि 24वां नवरत्न कंपनी जो है ये बना है सतलज जल विद्युत लिमिटेड, यानी SJVN, ये जो है 24वां बन गया है आपका नवरत्न कंपनी। तो दोनों नोट कर लीजिएगा, 14 महारत्न है, 24 नवरत्न है। 14वां लास्ट HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो 14वां महारत्न है, और 24वां जो है SJVN है, जो नवरत्न में आया है कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है। तो अक्षय ऊर्जा का मतलब है जो समाप्त नहीं हो, जिसको पूर्ण कर लिया जाए फिर से, जैसे सौर ऊर्जा ये सब। तो ये इसका योगदान जो है 42% के लगभग अभी हाल फिलहाल में डाटा में आ गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि चैलेंजर गर्त जो कि प्रशांत महासागर का एक गर्त है, और ये भी देखिए दे ही दिया। चैलेंजर गर्त किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में है। तो याद रखिएगा चैलेंजर गर्त जो कि मैरियाना ट्रेंच का जो है, नोट कर लीजिए, मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा गर्त है चैलेंजर। ये प्रशांत महासागर का भाग है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ पहुंचने वाली प्रथम महिला पूछे तो कैथी सुलीमान नाम याद रखिएगा, कैथी सुलीमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा हीरा जो है ये विंध्यन चट्टाने में पाया जाता है। और इसी में आपको मध्य प्रदेश का पन्ना जो है हीरे की खान भी देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वरना और मूसी किसकी सहायक नदी है। तो वरना हुआ, मूसी हुआ, इसके साथ ही याद रखिएगा भीमा हुआ, इसके साथ ही तुंगभद्रा हुआ, ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कोयना भी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो वरना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो वो है भीमा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा है। ठीक है, इसके साथ ही एक और चीज याद रखिएगा कि इसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के निकट होता है, कृष्णा नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंगार घाटी किस हिमालय का भाग है। तो सिंगार घाटी हुआ
इसके साथ ही नुब्रा घाटी, बार बार पूछता है एग्जाम में नुब्रा घाटी, इसके साथ ही हुंजा घाटी, सिंगार, नुब्रा, हुंजा, ये सभी घाटियां ट्रांस हिमालय में देखने को आपको मिलेगी। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नियाग्रा, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा जो है ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि आपको कहाँ है? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। नियाग्रा जनरली ये यूएस में स्थित जलप्रपात है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए। ठीक है, यूएस में स्थित है नियाग्रा, और भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात पर स्थित, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नदी पूछे तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात आपको कुचिकल जलप्रपात देखने को, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो कि वराही नदी पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ग्रेट सैंडी हुआ, ग्रेट विक्टोरिया हुआ, इसके साथ जो है गिब्सन है, ये सभी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का विस्तार भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा भारत में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, दक्कन प्लेट में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो है एक और चीज याद रखिएगा, काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगला, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में 4 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो ये नियुक्ति की होती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री जो होता है ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान किया गया है? तो 1935 में स्थापित जो संघ की अवशिष्ट शक्तियां है वो केंद्र सरकार को दिया गया था। तो राइट आंसर गवर्नर जनरल हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का दास्ता की संज्ञा दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को ही गुलामी का दास्ता पत्र कहा था, जबकि मदन मोहन मालवीय जी ने इसको जो है अंदर से खोखला बताया था, अंदर से खोखला। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह पूछा है, वीवीआई मार लीजिए। तो संविधान के निर्माण जो है वो, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इस समय इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को रखा गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 8 में आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में जिक्र है, 6 में राज्य सरकार के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो भाग इसका 8 हो जाएगा। अगला देखते हैं, वन जीव संरक्षण नियम निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन जीव संरक्षण जो नियम जो है ये वन जीव संरक्षण जो है निम्न में से किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका मौलिक कर्तव्य के रूप में भी हो जाएगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भी हो जाएगा। राइट आंसर ए और सी हो जाएगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही एक जोड़ के मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है 51 क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण करना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो भारत के जो है सेकेंड राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को इनको
दार्शनिक राजा कहा जाता है, क्योंकि जो राधा कृष्णन जी थे ये बहुत अच्छे दार्शनिक थे, साथ में विद्वान थे और धर्मशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है प्रभावित क्षेत्र में सही नहीं उसमें दिया है। तो फकीर विद्रोह बंगाल में ये बिल्कुल सही है। और ये कब हुआ था फकीर विद्रोह? तो 1760 में, यानी 18वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए, अहोम विद्रोह असम, ये भी बिल्कुल सही है। और ये कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह आपको 1828-30 के लगभग देखने को मिलती है। और फकीर विद्रोह का नेता पूछे तो नेता जो है मजनू शाह चिराग अली थे। अहोम विद्रोह का नेता गोदर कुंवर जी थे, तो नोट करते चलिएगा। चुआर विद्रोह झारखंड में, यही गलत है, ये झारखंड नहीं होगा, ये भी वेस्ट बंगाल होगा चुआर विद्रोह। और जो थे इसके नेता जगन्नाथ सिंह पातर थे। 1767 से 71 तक ये चला था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तेभागा बंगाल में हुआ था, ये भी सही है। और तेभागा विद्रोह सबसे लास्ट का है, 1946-47 के करीब ये देखने को मिलता है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक पूछा है। तो लखनऊ में जो दबाया था वो ब्रिटिश नायक कौन था? तो वो था कैंपबेल। कैंपबेल ने लखनऊ में दबा दिया था। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो बेगम हजरत महल। ठीक है। इसके साथ ही बिहार में पूछे तो विलियम टेलर जी थे। विलियम टेलर ने जो है बिहार में दबाया था। बिहार में विलियम टेलर ने इसको दबाया था। उस समय मेजर थे बिहार के। दिल्ली में पूछे तो दिल्ली में जॉन निकोलसन ने 1857 की क्रांति को दबाया था। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि सेकेंड सिख गुरु अंगद ने इसका आरंभ किया था। और इन्होंने ही जो है फर्स्ट गुरु नानक देव की जीवनी भी लिखी थी। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, गांधी इमरीन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इमरीन पैक्ट आपको 5 मार्च 1931 ईस्वी को देखने को मिलती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत यानी केंद्रीकृत बैंक की संख्या अभी वर्तमान में? तो 12 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूएनडीपी ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो यूएनडीपी जिसकी स्थापना 1965 में होती है, इसने मानव विकास रिपोर्ट निकाला, पहली बार प्रकाशित किया 1990 में। और मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने में सबसे विशेष योगदान जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक, इनके योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पिलर के पुस्तक के लेखक पूछा है। थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक पूर्व न्यायाधीश रघुराम राजन जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन पर्यावरण में शामिल है इनमें से? तो भूमि, पौधा, पशु सब शामिल है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत का क्षेत्र पूछा है, किस देश से संबंधित है? तो आल्प्स पर्वत आपको यूरोप का पर्वत श्रृंखला है और ये जनरली फ्रांस और स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संधारित्र को एकत्रित करता है। तो संधारित्र क्या एकत्रित करता है? संधारित्र को इंग्लिश में आपको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर जो है स्थिर आवेश को एकत्रित करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है अगला क्वेश्चन कि कर रहा है पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग है, भारी पिंडों के लिए अधिक है क्या हल्के के लिए अधिक है? समान चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पलायन वेग समान होगा चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो। पलायन वेग हमेशा एक समान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार आपको, एक मिनट, सीने बार आपको पारे का अयस्क है। राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसको HGS भी कहते हैं। पूछ रहा है शीशे का अगर पूछे अयस्क कौन है? तो याद रखिएगा शीशे का अयस्क गैलेना है। तो ये भी नोट कर सकते हैं, गैलेना जो है ये शीशे का अयस्क है। चांदी का यानी Ag का अगर अयस्क पूछे तो अर्जेन टाइट है। ठीक है, ये चांदी का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है ये
क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, यानी CaOCl2, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ये Na2CO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, ये जो है धोवन सोडा का सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीने के पानी में किसको मिलाने से दांत नहीं गिरता, एक छूट गया क्या, हाँ चलिए अगला है कि पीने के पानी में किसको मिलाने से दांत नहीं गिरता है, तो पीने के पानी में अगर आप फ्लोराइड मिला देते हैं तो फ्लोराइड दांतों के लिए बहुत आवश्यक है और इसी के चलते जो है दांत नहीं गिरता है, तो राइट आंसर फ्लोराइड हो जाएगा। और इसी की कमी से दंत क्षय भी होता है। अगला, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो अभी बताया है, वाशिंग सोडा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, तो राइट आंसर क्या होगा, Na2CO3 10H2O, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जबकि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यानी Na2HCO3 ये जो होता है ये खाने वाले सोडा का होता है। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र बताना है, तो याद कर लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ml2T-2A-1, राइट आंसर ये हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। कोणीय त्वरण का इकाई क्या है, तो कोणीय त्वरण का जो इकाई है ये भी याद रखिएगा, रेडियन बाई सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट आंसर यही हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अगर किसी गेंद को H गहराई वाले कुएं में गिराया जाता है और उसमें पानी में गिरने की आवाज़ T समय बाद सुनाई देती है, तो T का मान बताएं, जबकि C ध्वनि का वेग है, तो ये सूत्र ही होता है। ठीक है, T का जो मान होगा यानी समय का जो मान होगा वो होगा √2h/g प्लस h/c, जहाँ C ध्वनि का वेग होता है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। यह सूत्र है, याद रखिएगा। H गहराई वाले कुएं में किसी गेंद को गिराया जाए और उसके पानी में गिरने की आवाज़ T समय बाद आती है, तो T का मान क्या होगा जब C ध्वनि का वेग है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। कह रहा है जब किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उस पर लगाया हुआ त्वरण क्या होगा, तो ऊपर की ओर जब भी बॉल को फेंकेंगे तो त्वरण हमेशा घटता रहेगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो सदिश ए और बी वेक्टर गुणांक जब शून्य है और तो ए और ए प्लस बी का स्केलर गुणांक पूछा है, तो वेक्टर गुणांक चूंकि यहाँ पे शून्य कर रहा है तो ए गुने बी वेक्टर गुणांक शून्य है, यानी ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा का मान आपको 0 रखना पड़ेगा। अब स्केलर गुणांक तो ए बी, यहाँ पे cos थीटा cos 0 का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो a और a प्लस बी जब गुना कीजिएगा तो a² प्लस ab, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है कि इक्विलिब्रियम में किसी गैस के अणुओं की औसत चाल क्या होती है, तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम में किसी गैस की अणुओं का औसत चाल 0 होती है, जबकि अगर वो साम्य अवस्था में नहीं हो तब उसकी अगर औसत चाल पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए। जब साम्य अवस्था में नहीं हो तो उसकी औसत चाल यानी v = √8RT/πm, ये फॉर्मूला होता है जब साम्य अवस्था में नहीं हो। अगर साम्य अवस्था में हो यानी इक्विलिब्रियम में हो तो वो शून्य होगा। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ दे कि साम्य अवस्था में नहीं हो तो उसकी चाल पूछ दे और बाकी सब दिया रहे तो आप वेलोसिटी जो है वेग निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये टेस्ट कंप्लीट किया। आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा आपके। कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।